बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कुछ जॉब्स ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपकी वक्त की पाबंदी इतनी ज़रूरी होती है। अगर आप वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे, जैसे आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो अगर मैं ना पहुंचती तो शो हम कैसे स्टार्ट करते। ये वो सब चीज़ें हैं जिसमें आपको दौड़े लगा के काम करना पड़ता है, लेकिन कामयाब रहते हैं वो अफराद जो कि वक्त की पाबंदी करते हैं। बहुत अहम चीज़ है, अगर आप भी वक्त की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह कामयाबी होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में कुछ बात होगी डेंगू के बढ़ते हुए केसेस पर, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर, और मुल्क में टोटल 7 अमवात हो गई हैं। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि इतनी आबादी वाला मुल्क है या इतनी बड़ी आबादी वाला शहर है, 2 3 4 अमवात हो जाना मैटर नहीं करता, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और हर दूसरा बंदा, मुझे तो अपने इर्द गिर्द भी नज़र आ रहा है, गला ख़राब सब लोगों का हो रहा है। सो एहतियात कीजिए, जिनकी वैक्सीनेशन रहती है, बूस्टर रहती है, ज़रूर लगवाएं ताकि आप महफूज रह सके। आज हम आगे चल के इस पर शो भी करेंगे, और इसके साथ साथ अच्छी चीज़ ये है, शहर में मौसम खुशगवार है, बादल आ रहे हैं और कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है। आगे चल के आपको बताएंगे, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक दिन एक नेकी, हमारा आज का सेगमेंट। हमारे साथ हमारे स्कॉलर आज मुफ्ती अहमद मौजूद हैं। आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत किया करो, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत किया करो, उनको सच्चाई की तलक़ीन किया करो। बच्चों को झूठ से बचा के रखना, झूठ से बचा के रखना। हमारे यहाँ ये मामूल बन चुका है कि अगर कोई बाहर आदमी आया मिलने के लिए, अब्बा उसको मिलना नहीं चाह रहा, इस मासूम बच्चे को अब्बा ये कह के भेजता है, बेटा जो बाहर अंकल आए हैं उन्हें कह दो कि अब्बा घर में नहीं है। ये झूठ है, झूठ, गुनाह कबीरा। इससे अपने बच्चों को बचाओ। बच्चों की सबसे पहली और अच्छी तरबियत गाह किसी ज़माने में माँ बाप की तरबियत हुआ करती थी। आज हमने वो तरबियत करना छोड़ दी, इसलिए ये औलाद हमारी आँखों की ठंडक नहीं बन रही, वबाल जान बन चुकी है। इसलिए इनकी अच्छी तरबियत करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी अच्छी तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात, आज का पैगाम। आज का मौसम कैसा है टुडेज़ वेदर में? अच्छा जी, मौसम की सूरत हाल तो ये है कि इस वक्त शहर पर बादलों का राज है और ख़ूबसूरत मौसम है, हवाएं चल रही हैं। कल बहुत ज़्यादा शदीद हब्स था, यकीन माने ऐसे फील होता है कि बस गर्मी से सांस बंद होना बाकी रह गया है। खुशगवार मौसम है, आप सभी लोग मौसम एंजॉय करेंगे, कर भी रहे होंगे। जो लोग रास्ते में इस वक्त हैं, एहतियात के साथ ड्राइव करें। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपकी? अच्छा दुर्रे नायाब, मौसम बाहर बड़ा खुशगवार है, तो कभी फील नहीं हुआ कि मौसम को उस तरह से ड्यूटी की वजह से एंजॉय नहीं कर पाते? मैंने अभी सबसे पहले मौसम चेक किया और काफ़ी ममालिक का चेक किया है, क्योंकि जो लोग कहते थे ना कि पाकिस्तान लंदन ही बन सकता है, भाई अब उनसे पूछें कि लंदन पाकिस्तान बना हुआ है, और जो वहाँ पे हीट वेव है ऐसे ही है, और वहाँ पे प्रॉब्लम ये है, बात हो रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम ये है यूरोप और यूके में कि वहाँ पे लोगों को एसी की आदत नहीं है, ना लोगों के घरों में एसी लगे हैं, ना मार्केटों में अवेलेबल होते हैं। ऐसे ही है। अब वो बेचारे जो हैं समझ नहीं आ रहा, वो नकल मकानी कर रहे हैं, साहिल समंदर के पास जो शहर हैं वहाँ जाके बस रहे हैं। देख रही थी स्पेन में हम बात रिकॉर्ड बात हो रही है, और पुर्तगाल में कल एक दिन के अंदर 10 लोग जो हैं वो हीट वेव से सिर्फ मर गए। और इस वाले से अब हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अल्लाह का शुक्र है कि मौसम जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बदलते भी हैं, उतार चढ़ाव होती है, बहुत शदीद गर्मी आती है तो हबस बनता है, बारिश होकर मौसम नॉर्मलाइज हो जाता है। ये 2 महीने टफ थे, लेकिन उस तरह से टफ नहीं है जिस तरह से देखा गया कि हर वक्त ह्यूमिडिटी हो, हबस का मौसम हो और लोग जो हैं बेचारे बुरे हाल हो रहे हो। ये पिछले कुछ दिनों से तो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। और यकीन माने, मेरा कश्मीर जाने का इत्तेफाक हुआ कुछ दिन पहले, तो मैं वहाँ देखकर परेशान थी कि ये जो पहाड़ी इलाके हैं
जितनी भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, यहाँ पर जब बर्फ़बारी होती है लोग किस तरह से रहते हैं। सो हमें हर तरह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए मैं अब आखिरी बात की तरफ आ रहा हूँ कि मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि चलो मौसम कुर्बान किया लेकिन ड्यूटी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है अभी बाहर निकल जाएंगे, बारिश होगी तो कहीं फिर रहे होंगे ड्यूटी में, तो मौसम भी एंजॉय कर लेंगे, काम भी हो जाएगा। ऐसे ही है जी। और वाकई जब आप चाहे ड्यूटी पर ही हो, जितनी आजकल गर्मी पड़ रही है, मौसम खुशगवार हो, तो वो आप ड्यूटी के दौरान भी अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं कि बाहर मौसम बहुत अच्छा है, तो आज हम अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। सो हमारे साथ मायदा बाहिर मौजूद है, वो हमें मौसम की सूरत हाल बताती हैं कि मौसम कितना खुशगवार है। जी मायदा, ओवर टू यू। बिल्कुल है ना, शहर के मौसम की बात करें, शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार है। मौसम जब ऐसा होता है ना, यकीन करें मेरे जहन में ना पुराने इस ज़माने के जो है ना वो गाने चलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो पार्क्स में जाकर वो गाने गा रहे होते हैं ना, आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो वाकई आज मौसम बड़ा बेईमान है। हमारे शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। और जब ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये पौधे जिस तरह से लहरा रहे हैं ना, यकीन करें पार्क में आके मेरा तो मूड इस कदर खुशगवार हो गया है। मैं सुबह आई थी, थोड़ा सा मूड मेरा ख़राब था, लेकिन मौसम इतना खूबसूरत हुआ है कि जब मैं पार्क में आई हूँ तो मेरा मौसम देख के जो है वो मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया हुआ है। कलरफुल से इस तरह के फूल हैं यहाँ, मैं आसपास देख रही हूँ, वाइट, पिंक, पर्पल, ये तो वैसे मेरे सूट के साथ भी मैच कर रहा है। इस तरह के फूल जो हैं वो जब लहरा रहे हैं हवा में तो बड़ा ही एक अच्छा मंजर पेश कर रहे हैं। मौसम खूबसूरत होता है ना जब हमारे शहर का, तो हमारे शहर की एक बड़ी अच्छी खासियत है, लोग जो हैं वो घरों में नहीं रहते, पार्क्स में आ जाते हैं और मौसम को जो है डिफरेंट तरीके से इंजॉय कर रहे होते हैं। अभी मैं देख रही थी यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है बच्चे, फैमिलीज़, अंकल, आंटियाँ यहाँ पे मौसम बड़ा खूबसूरत तरीके से इंजॉय करते हैं, गप्पे मारते हुए, कोई जॉगिंग करते हुए जो है वो मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। बारिशों का मैं आपको बता दूँ, आज जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की प्रेडिक्शन जो है वो जाहिर की गई है। हमारे शहर में आज हवा और ये खूबसूरत मौसम होने के साथ जहाँ बादल चारों तरफ छाए हुए हैं, तो वहाँ पर हमारे शहर में बारिशों ने भी बरसना है। बारिशों के बरसने के अमकानात जो हैं वो 70 से 80% जाहिर किए गए हैं। जब ये बारिशें होंगी तो मज़ीद मौसम जो है वो खूबसूरत होगा और हमारे शहरी इस मौसम को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अभी आप आसपास देख सकती हैं कि किस तरह से पत्ते लहरा रहे हैं, हवा चल रही है, ठंडा मौसम है, खुशगवार मौसम है। इसी तरह से हमारा मौसम जो है शहर का आज रहेगा बरकरार और हमारे शहरी इस मौसम को खूब अच्छे से इंजॉय करते रहेंगे। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, टेम्परेचर जो है आज 36 जो है डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बहुत शुक्रिया, मायदा हमारे साथ मौजूद थी और मौसम की सूरत हाल बता रही थी। लेकिन इससे पहले आयशा मुझे टॉप स्टोरीज की तरफ जाने का कह रही हैं। दुरे नयाब, जो पीछे मंजर था, ये जो अल्लाह ताला की कुदरत हमें फूल पौधों की सूरत में नज़र आती है, मुझे हमेशा ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। कितना खूबसूरत मंजर लगता है कि आपको सब हलाली ये पत्ते नज़र आते हैं, खूबसूरती का मंजर पेश करते हैं। देखिए जी, एक्चुअली आंखें आपकी ठंडक पहुंचती हैं। ये जो कुदरत है ना, इसका तो कोई नीमुल बदल नहीं है। आप जितना मर्जी स्विट्ज़रलैंड की मिसालें दे लें, आप पाकिस्तान के अंदर जो खूबसूरती है, कुदरती हुस्न है, वो फेक नहीं है। वो जो रंग हैं जो इतने खूबसूरत खिले होते हैं, ये ओरिजिनल आप बहुत सारी जगहों पे देखती होंगी, टीवीज़ पे, मूवीज़ में, कि आपको बहुत सारे कलर्स जो है ना वो ओरिजिनल नहीं लग रहे होते, या तो वो बहुत ज़्यादा शौक होंगे या बहुत ज़्यादा मध्यम होंगे, तो आपको ना एक ओरिजिनल कलर सिर्फ इन एशियाई ममालिक में नज़र आएगा। और ये कैमरामैन भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में बैठे हैं जिसकी गवाही देंगे कि ये जो सीन यहाँ कैप्चर्स करते हैं इन इलाकों में या शुमाली इलाकों में, वो कैप्चर करते हुए किसी यूरोपीय या अमेरिका के ममालिक में नहीं हो सकती। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं, जब भी कोई व्यूवर भी देख रहे हैं ना, तो आम चीज़ों से हटकर आप एक दफा रुक के देखते हैं। और आई एम श्योर कि हमारी रिपोर्टर से ज्यादा लोग जो है ना वो पौधों को, दरख्तों को, पत्तों को देख रहे होंगे। एग्जैक्टली। सो नेचर के करीब जो लोग रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, तंदुरुस्त भी रहते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। इंजॉय कीजिए ये दिन के टाइम, अल्लाह ताला की कुदरत, सुबह सुबह उठें, ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ले जी, खबरों की तरफ बढ़ते हैं और मुझे ये खबरें वाकई डिस्कस नहीं दिल करता, मेरा तो दिल करा आज मौसम पे बात करें, आज ये कुदरती नज़ारों पे बात करें। आज है खबरों की तरफ। पहली खबर है, हुक्मरान इत्तेहाद का बड़ा ऐलान, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। प्लॉट्स की ट्रांसफर फीसों में इजाफे का फैसला। सेफ सिटी अथॉरिटी को ई चालान की मद में 40 करोड़ का टारगेट मिला।
और लेस्को का शॉर्टफॉल अब कितना है, शो में आपको ये भी बताएंगे। तो इतने ज़बरदस्त मौसम में सियासी सूरत हाल जो है वो कशमकश का भी शिकार है और खासी वो कहते हैं ना कि वो गर्मी वाली सिचुएशन ये सियासी मंजरनामे में अजीब हो रहा। अच्छा, मैं आपकी बात से वो सोच रहा था, तो शायद ने ना किसी ऐसे ही मौसम में दिल जले ने कहा था कि असली मौसम दिल के अंदर होता है, कि बाहर जैसा भी खूबसूरत मौसम हो लेकिन जो आवाम के दिल के अंदर मौसम है ना, आप उसको डिस्कस किए बगैर तो रह ही नहीं सकते। बिल्कुल, आपने लोग तो वो सुनना चाहते हैं जो उनके दिल के अंदर का मौसम है। आप यकीन माने आजकल हम जो भी खबर डिस्कस करते हैं उसका नुक्ता घूम फिर कर यही है कि अवाम की मुश्किलात क्या हैं, अवामों की चाहे कोई सियासी सूरत हाल है। अब लोगों की सबसे बड़ी डिमांड और सोच हो, उनका जो दायरा सोच के जो घूमता है वो सिर्फ ये है कि चले ज़िमनी इलेक्शन भी हो गए, पीटीआई ने अपना पावर शो भी दिखा दिया और पीटीआई ने अपनी आप को बहुत ज़्यादा हद तक स्टैब्लिश भी किया, वोट गेन किया, लेकिन अब पीडीएम या पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी या काफ लीग, इनके पास मुल्क की मईशत को बचाने का प्लान किया है। आप देखें 17 जुलाई हो गई, 17 जुलाई भी गुजर गई, उससे पहले के दिन और उसके बाद के दिन, आज तक क्या कोई मईशत पर बात कर रहा है? क्या कोई ये बता रहा है कि डॉलर को किस तरह से नीचे लाना है? क्या वो ये बता रहा है कि डॉलर के इन्फ्लेशन की वजूहात एक्चुअली क्या है? स्टेबिलिटी जो है, जो डिस्टेबल हुआ है हमारा सारा फॉरेन अकाउंट्स और फॉरेन रिजर्व्स, उसकी वजूहात क्या? लोग अब इस पर डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, आपने एक ट्रेलर दिखाना था, पीटीआई वाले दावा करेंगे ये ट्रेलर था और 2023 में हम पूरी फिल्म दिखाएंगे, चलें आप दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बिल्कुल, आपने सही वो कोई भी जमात हो, ये जो मेल मुलाकातें हो रही हैं ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं कि मजीद कशमकश होगा? कल आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई चौधरी शुजात से, पंजाब समेत मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इन मुलाकातों में सियासी सूरत हाल, मुल्की इस्तेहकाम की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि मुल्क को दिवालिया नहीं होने दिया जाएगा। मुफ्ती इस्माइल साहब ने कल कहा कि हम सख्त फैसले कर रहे हैं तो मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए कर रहे हैं। बातें तो सारे मुल्क की कर रहे हैं, बयानिया तो सबका यही है, मुल्क बचा रहे हैं। 10 रुपये पेट्रोल और बढ़ने की राह हमवार हो रही है, महंगाई की तरफ हम और तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली जो है वो बुनियादी यूनिट में 5 से 7 रुपये इजाफे की तजवीज़, बुनियादी यूनिट में बहुत कम इजाफा होता था, लेकिन अब बुनियादी यूनिट में भी आपके 5 से 7 रुपये इजाफे, ये मुश्किल फैसले हैं भाई। ये मुश्किल फैसले अगर आपने करने हैं तो छोड़ दें, ये तो इदारे कर रहे हैं, नेपरा कर रही है, आपकी मिनिस्ट्रीज़ कर रही हैं, एनर्जी की जितनी भी हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स बैठ के ये फैसले कर रहे हैं। आप तो एक पका पकाया ड्राफ्ट आता है, आपके पास फाइल आती है, आप पढ़ के कौम को सुना देते हैं कि जी हमने ये कैलकुलेशंस निकाली हैं, डॉलर के इन्फ्लेशन के साथ ये होना चाहिए था, पेट्रोल इतना होना चाहिए था, बिजली इतनी होनी चाहिए थी। ये काम आप ना करें, आप ये बताएं कि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या सोचा है। और अब जो 10 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं, 5 रुपये 7 रुपये बिजली में बढ़ाए जा रहे हैं, इसको हमने आगे नीचे कैसे लाना है? पूरी दुनिया में चीज़ें नीचे आ रही हैं और हम जो हैं वो छतों से लगते जा रहे हैं। और अगर यही सिचुएशन रही कुछ माह, 1-2 माह में और, तो मेरा ख्याल है कि हम एक दर्जा पीछे खड़ा होंगे श्रीलंका वाली सूरत हाल से। तो एक तरफ तो ये बात है, मैं सियासी बात करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं फिर सियासी बात में मजबूर हो जाता हूँ क्योंकि ये ऐसी इंटरलिंक चीज़ें हैं कि पीटीआई की लोग ये कहते थे कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना हुए तो मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। मैं उनसे ये पूछता हूँ, फेयर फ्री इलेक्शन होके भी हम श्रीलंका बन गए हैं। आप मुझे बताएं कि कौन सी रॉकेट साइंस है? अब उस पे आपको जवाब ये मिलेगा कि ऑलरेडी हालात इतने बुरे हैं, हमें तो करने में अभी इनको बेहतर 3-4 साल दरकार। सोच समझ के नहीं बोलते ना, बात तो पहले दिन से इख्तिलाफ हमारा क्या है, पहले दिन से हमारा ये इख्तिलाफ है कि आप सोच समझ के बोला करें। लोग उम्मीद लगाते हैं, लोग आपकी बात को कैरी करते हैं। मुझे समझ नहीं आता, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जैसे ही इख्तिदार में आई, हम ये सुनते रहे कि पिछली हुकूमत सारा बिगाड़ करके गई थी, हम तो उनका किया धरा भी भुगत रहे हैं। ये बिजली के मंसूबे उन्होंने शुरू किए थे जिसकी मद में इतने पैसे दे रहे हैं। अब जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, उनका ये कहना था ये सारे माहिदे IMF के साथ पीटीआई करके गई। अगर आप इजाजत, किसकी सजा भुगत रहे हैं? अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात मैं करना चाहता हूँ कि इन तमाम दावों को एक तरफ, लेकिन ये जो पीटीआई गवर्नमेंट कहती थी ना ये गद्दार सहाफ़ी हैं, हाँ। ठीक है, वो गद्दारों की लाइन में हमारे बड़े बड़े मोहतरम नाम है जिनसे हमने सीखा, जिनसे हमने पढ़ा, जिनको हमने आइडलाइज किया, वो तो गद्दार सहाफ़ी थे, हाँ। ना। तो अब गद्दारों के सामने बैठ के परसों तालियां बजा रहे थे, यार मैं तो हैरान हूँ। आप फिर इसको कुदरत का इंसाफ कहें ना कहें, चले मैं बात सियासी तो बातें होती है ना, सियासतदान बड़ी बड़ी भड़के मारता है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने भी मारी, बाकियों ने भी मारी, लेकिन आप ये देखें कि हम पहले अपनी कम्युनिटी में आते हैं कि कल तक तो हम गद्दार थे, हाँ। और कल तक आपने हमें गद्दारों की लिस्ट में डाल दिया था, बशमूल बहुत सारे और इदारों ने भी, चले इनकी बात भी ना करें। और आज आप उन्हीं गद्दारों के लॉजिक में बैठ के तालियां बजा रहे थे।
तो आप मुझे ये बताएं, क्या इस पे भी कोई लीडर यू टर्न की कोई नई तारीफ इस पे रखेगा या रकम करेगा कि नहीं ये भी यू टर्न लेना बहुत ज़रूरी था मीडिया और जर्नलिस्ट के बारे में? चलें, ये तो एक बात और है। दूसरी तरफ मैं आना चाहता हूँ, जो आपने क्वेश्चन पहले किया कि जरदारी साहब जो हैं वो, आप उनकी शख्सियत को एक तरफ साइड पे रखें पहले, लेकिन उनके सियासी विजन को देखें। अच्छा, कल बड़े लोग उनके विक्ट्री के साइन की बातें कर रहे थे, ये जो विक्ट्री का साइन था इसके पीछे कोई स्टोरी है? एक बात यही करने जा रहा था, देखें वो ऐसे नहीं निकलते। हाँ। उनको जहाँ उम्मीद होती है वो वहीं निकलते हैं, वो वक्त ज़ाया नहीं करते। जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने 10, 12, 14 साल में उनको देखा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो मफामत तो करते ही करते हैं, वो अब एक ज़मानत का निशान बन चुके हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, बिलाशुबा। बहुत सारी जमातों के अंदर ज़मानती कौन? आसिफ अली जरदारी। बहुत सारे इदारों के अंदर ज़मानत कौन? आसिफ अली जरदारी। विफाक में ज़मानत कौन? आसिफ अली जरदारी। पंजाब में ज़मानत कौन? आसिफ अली जरदारी। अब मैंने ये बात इसलिए की है कि मैं उनके किरदार पे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं उनकी सियासी जमात के हवाले से माजी में जो, अब हम हाल की बात करें क्योंकि हमें आगे चलना है, तो हाल में देखें अब उनका आना और अब उनको काउंटर करने के लिए एक और हुक्मरान, जो माजी में हुक्मरान जमात रही है, उनके लीडर भी आपको पता है लाहौर आ रहे हैं और उन्होंने भी पंजाब में बैठ के जो है वो सफबंदी करनी है मुकम्मल तौर पे, और उन्होंने कहा जी मैं काउंटर करूंगा। तो चले ठीक है, अच्छी बात है, सियासी कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन मैंने इस 17 जुलाई वाले इलेक्शन में पहली दफ़ा देखा है कि जितने अच्छे तरीक़ों से खूबसूरती के साथ जो इतराफ़ किया गया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी चाहे नून लीग थी, उन्होंने सबसे पहले बढ़ के इतराफ़ किया कि ठीक है जी, अवाम का फैसला हमने कबूल किया। अब आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि अगर ये उल्ट हो जाता तो क्या हालात होने थे? इधर तो इल्जामात पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगा दिए थे तो कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके चक्कर लग रहे हैं वहां पर, तो फिर बावेला था, फिर तो ऐसे नहीं फैसला। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो हमारे बेचारे, मुझे तो हमदर्दी है कि वो शफाफ इलेक्शन ना कराने के इल्जाम में भी रात को चैन से नहीं सो रहे थे। अब वो शफाफ इलेक्शन करा के भी चैन से नहीं सो रहे, तो वो कह रहे हैं कि जी मुझे बता दें, अगर मेरा ही चेहरा पसंद नहीं है तो फिर आप इदारों को गंदा क्यों कर रहे हैं? लॉजिकली बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जरदारी साहब का आना कल और उनका आके इत्मीनान से 1 घंटे की जो एक बंद कमरे की मुलाकात है वो करके जाना, अब ये इतना आसान नहीं है। और आज तक लोग फिर डगमगा रहे हैं रात से। समझ लें कि आगे ये इस मुलाकात का कोई ना कोई रंग जरूर हमें नजर तो मुझे बताएं जी, पीटीआई वाले दावा करते हैं और काफली के अंदर भी कुछ लोग जिम्मेदार लोग हैं, वो दावा कर दे जी कि ठीक है हमारी बात हो गई है तो हम जरदारी साहब को ना कर गए, तो करें ना, कोई बयान दे। लेकिन सुना है कि बहुत जल्द बयान आने वाला है और उम्मीद है कि शायद कुछ चीज़ें सेटल डाउन हों। अल्लाह जानता क्या होगा, लेकिन जिस तरह से पीटीआई के अंदर अपनी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि जी मुल्तान से एक अहम मरहला है वज़ीर आला का इंतखाब, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना कि जिस तरह पीटीआई वाले खुद कह रहे हैं कि जी नहीं, वो मुल्तान के एक उम्मीदवार जो भी इलेक्शन जीते उनको वज़ीर आला बनाए, हमारे वज़ीर आला वो है। अब मुझे बताया, अगर परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला नहीं बनाते तो 10 वोट नहीं मिलते तब भी फारिग। और अगर वो पीटीआई वाले जो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे जनूबी पंजाब का वज़ीर आला होना चाहिए, वो 20 से 25 वोट नहीं मिलते तब भी फारिग। ये आपने ना सही तरीके से हमारी आवाम को भी समझाना है कि असल में अब क्या होने जाएगा जुम्मे के रोज़ ये जो इंतखाब होगा, इस पर हम बात करते हैं। मुझे अभी एक अपडेट आप तक पहुंचाने का कहा जा रहा है जी, हाई कोर्ट से खबर है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खुश आमदीद आपको शो में एक बार फिर से कहेंगे। अच्छा जी, अब पंजाब का वज़ीर आला इंतखाब एक बहुत बड़ा मरहला है, अहम मरहला है। जुम्मे का रोज़ इसके लिए मुंतखब किया गया है। ये अहम और बड़ा मरहला क्या बहुत आसानी से पार हो जाएगा? क्या वज़ीर आला पंजाब आसानी से मुंतखब हो जाएंगे? इतने बड़े सूबे का वज़ीर आला बहुत अहम होता है। सो क्या होगा दुरे नायाब? देखें, कल से तैयारियां शुरू हो गई हैं और कल जो असम्बली में इजलास हुआ है, सबसे पहले तो खुद मुख्तार असम्बली की हैसियत जो है वो बहाल की गई है और उसमें जो स्पीकर ने अपने पास इख्तियार लिया है वो यही है, किसी भी सरकारी अफसर को अगर वो डिसओबे करता है तो वो उसको सज़ा सुना सकता है और उसको जो है नौकरी उसकी मुश्किल ख़तरे में डाल सकता है। तो ये लेना, एक तो मैसेज देना था कि जी कोई भी पुलिस या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है जो पहले हुआ वो नहीं होना चाहिए जी, जिस तरह से सारा, तो इनको कंट्रोल करना है। लेकिन दूसरी जानब देखें, तैयारियां तो उनकी भी बड़ी ज़ोरों शोर से चल रही हैं। दावे अभी भी दोनों कर रहे हैं, दावे दोनों कर रहे हैं और जो काम कर रहा है वो तीसरा बंदा काम कर रहा है, जिसका जिक्र हम पहले सेगमेंट में कर चुके हैं। अच्छा, 2 दावे कर रहे हैं, एक काम कर रहा है। अब अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो वो कहते हैं जी जुमा आ रही है और जुमा जो आ रहा है वो तो जुमा मुबारक हो सकता है नून लीग को भी और पीटीआई को भी। लेकिन मैं सिर्फ एक बात, अब हमको मुबारक होगा या नहीं, मैंने आपसे ब्रेक में इजाज़त ली है एक बात करने की। अब मैं वो बात करना चाहता हूँ
कि जी कहाँ हम तो अमेरिका जैसे सुपर पावर से ब्लैकमेलिंग होते थे, ठीक है जी, अब हम 10 एमपी की जमात वाले एक लीडर से ब्लैकमेल होने जा रहे हैं, और हमारा कोई पैरामीटर होगा कभी ज़िंदगी में? पीटीआई के अंदर अगर दिल से कुछ लोगों की आवाज़ है कि जी पीटीआई के जो नए नौजवान जिन्होंने ये 17 जुलाई वाले मार्के में बड़ा खातिर खा काम किया, उनको मौका मिलना चाहिए, ठीक है, उनकी बात को बुरी भी नहीं, बात नाजायज़ भी नहीं है। मतलब कि मैं इस चीज़ से हट के कतन कि हमने सिर्फ पीटीआई पे तनकीदी करनी है, हम उनकी जायज़ बातों को भी ऊपर लेके जाना चाहिए। आप देखें मुल्तान वाला हल्का, आप देखें लाहौर के जो 2 हल्के, ये तमाम वो लोग हैं जो नज़रियाती कारकुन में नंबर 1 थे और इनकी जमातें थी, नए हैं, नौजवान हैं, नया खून है, जोश मारा है, उन्होंने काम किया, भी इनको मौका दें। हाँ। और पीटीआई के बहुत सारे लोग अब ये चाहते हैं कि मुल्तान से जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। अब इसका सियासी जो तराजू है ना, वो डील डोल का है। अगर फेवरेट नाम तो हम कुछ और सुन रहे हैं, देखिए, और पीछे कुछ और अगर हो रहा है। अंदर भी तो पीटीआई की जमात की कुछ आवाज़ें हैं ना, उनको भी तो निकालना चाहिए ना। आप अगर पीटीआई में बात सुनते हैं तो अपने 10 वोट से महरूम होते हैं, तब भी पढ़ना आपका कमज़ोर है। अगर आप पीटीआई की बात मानते हैं, अंदर जो नौजवान और जो उनके नए लोग हैं, क्योंकि अब वो भी बड़े बाख्तियार हो चुके हैं कहने के मामले में, अगर उनकी बात मानते हैं और वो नहीं अगर उनकी बात मानते तो 10 वोट तो पहले उनकी बात काफली की ना मानने से महरूम हुए, और अगर इनकी बात नहीं मानते तो फिर 20-25 वोट फिर उनके भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अगर पे है ना बात, अभी तो देखें सियासी बात जो है ना कुछ हतमी नहीं होती, वो अगर पे होती है। मैंने बड़ा आपको जिम्मेदारी के साथ दोनों बातें बता दी हैं कि अगर इनकी बात मानेंगे और 10 वोट ले लेंगे तो आपके अंदर के कुछ लोग, हो सकता है, मेरे पास कोई खबर नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ, कज़ाफ़ी भट्ट साहब होते तो वो ज़्यादा अंदर की बात बता सकते थे, लेकिन अगर वो लोग नाराज़ हो जाते हैं तो हो सकता है माजी में जिस तरह कुछ बीमार हो गए, कुछ दीनी फ्रीज़े पे सऊदी अरब चले गए, कुछ लोग वैसे वेकेशंस पे चले गए, इम्कानात कुछ भी हो सकता है। बतौर जर्नलिस्ट हमें सिर्फ इम्कानात पे गौर करना चाहिए, लेकिन जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट का कल से आगाज़ हो चुका है। मुझे सर और पहला दौर हम एक नए वज़ीर आला का एक एक्सपीरियंस भुगत चुके हैं उस्मान बुज़दार की सूरत जी। अब इतने बड़े सूबे का कोई ऐसा इस सीट पे आके वज़ीर आला बैठता है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो क्या हम इसके मुतहम्मिल हैं कि हम एक्सपेरिमेंट्स पे चल सकें? नहीं जी, हम बिल्कुल इस चीज़ के मुतहम्मिल हैं। अगर कोई ये समझता है कि बार बार तब्दीलियाँ करने से बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, जी, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे जी, नहीं मिलेंगे। मैं अगर बात करूं कि अगर PMLN बहुत अच्छा जारी थी, बैकेंट आप 2018 की बात करें तो ठीक है, उस वक्त भी इशारिया बहुत ऊपर जा रहे थे। पहले वो आपने चेंज एक लाए, फिर जब इमरान खान साहब आए हैं तो 3 साल 7 महीने बाद वो एक चेंज आया, वो भी गया, उनको भी रहना चाहिए था। अब वो आपकी ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है अगले इलेक्शन तक, फिर थोड़ा सा बाकियों को भी सब्र करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर इस इंटरिम गवर्नमेंट से पहले जो अब आपने ज़िमनी इलेक्शन का एक नया एक्सपीरियंस किया है, कोई मुल्क की मैशत पे इसका असर पड़ा? बिल्कुल। कोई डॉलर की कीमत पे और रुपए की गिरावट पे इसका असर पड़ा? कोई महंगाई कंट्रोल करने से इसका कोई लेन देन? मुझे आपसे भी ये बता दें, अगर ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम था, एक गवर्नमेंट को, एक सरकारी सियासी जमात को नीचा दिखाना था, एक ने पॉलिटिकल गेन लेना था, अगर यही एक कहानी थी तो वो तो खत्म हो गई है। और मैं आपको एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटी है ना, कोई भी वजीर आला आता है या कुछ भी हो जाता है, अब की हालात स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे, मजीद खराब ही होंगे। 17 जुलाई के बाद आपका एक अफसर काम करने को तैयार नहीं है, कोई पुलिस अफसर जो है वो तवज्जो नहीं दे रहा। ब्यूरोक्रेसी को तो वो होता ना अपनी पड़ जाना, उनको अपनी पड़ गई है, वो सामान अपनी तरफ से ज़हनी तौर पर सामान मान के बैठ गए हैं। लोग जो हैं बेचारे रोज रुल रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे, दफ्तर में जा रहे हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं है, वो कह रहे जी हम तो पता नहीं आज हैं या कल नहीं है, और सारे सेल्फ एस्टिमेटेड जो है ना वो अपने आप को ट्रांसफर समझ रहे हैं। तो फिर हालात ये हैं कि अगर सियासी वाबस्तगियों के साथ ही, सियासी जोड़ तोड़ के साथ ही ये भी अफसरान जुड़े रहेंगे तो फिर मुल्क का आपके अल्लाह ही हाफिज है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से शो में खुश आमदीद कहेंगे। और ख़बर क्या है जी, LDA रिहायशी स्कीमों में ट्रांसफ़र फीस भी बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। DC रेट लगेगा
सो ये डीसी रेट क्या है, हमारे नाजरीन को दुरे ने आप पहले ये समझा दें। देखिए जी, एफबीआर ने ना एक जायज़ा लिया है लाहौर शहर के अंदर आबादियों के तनासुब से, और वहाँ पे जायदादों की कीमत और मार्केट रेट के तनासुब से कहाँ पे कौन सी महंगी जायदाद है। आप क्लेम करती हैं ना जी कि आपकी गुलबर्ग में घर है तो वो बहुत महंगा है, और कोई जुबली टाउन में रह रहा है या कोई जौहर टाउन या कोई रायविन रोड पे रह रहा है तो उनका कदरन बतदरीज जो है वो कम मालियत का घर है या ज़मीन है या प्लॉट है। तो ये डिफाइन करता है एफबीआर। एफबीआर ने हर एरिया के रेट्स निकाले हुए हैं। एलडीए में बदकिस्मती ये थी कि एलडीए जो है एफबीआर रेट्स के साथ मुंसलिक नहीं था। उन्होंने वही एक पुराना स्कीम थी जी कि 7,000 फी मरला रखना है, और चाहे वो कोई गुलबर्ग में रह रहा है, कोई जौहर टाउन में रह रहा है, कोई फिरोजपुर रोड पे रह रहा है या कोई इचरा जैसी बाकी स्कीमों में रह रहा है, उन्होंने 7,000 रुपये फ़ीस जो है पर मरला उन्होंने फिक्स की हुई थी, और 2014 से लेकर आज तक उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया था। अब तजवीज़ ये दी जा रही है जो कि बड़ी सेंसिबल है कि जहाँ पे एफबीआर जिस ज़मीन का रेट निकाल लेता है, आप उसके तनासुब से उसकी ट्रांसफ़र फीस का तयन करते हैं। सही। और अगर गुलबर्ग में एक बंदा रह रहा है और इतना महंगा वो एक्साइज भी भर रहा है, वो एफबीआर को भी दे रहा है, लेकिन एलडी को वो 7,000 ही दे रहा है, जो कि एक जुबिल टाउन में 3 मरले वाला बेचारा रहने वाला भी जो है ना वो भी दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये डिफरेंशिएट ख़त्म होना चाहिए। अब आपका जो भी रेट होगा उसमें 1% ऑफ द डीसी वैल्यू या 0.5% डीसी वैल्यू का जो है वो उसके मुताबिक आप फीस को फिक्स कर दें, और जितनी बार ये बढ़ाई जाएगी हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब की जानिब से तो उतनी दफ़ा ही एलडीए को भी फ़ायदा होगा, उनकी भी फीस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। तो एक जायज़ तजवीज़ है और मेरा ख्याल होना भी ये चाहिए। ये सज़ा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि गरीब जो है ना, अब ये बात यहाँ नहीं था कि गरीब और अशराफिया को एक सफ में खड़ा करते हैं, वो इस मकसद के लिए नहीं है। वो ये है कि जो जितना रिसोर्सफुल है वो कम से कम उसको उतना टैक्स देना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर उसकी 1 अरब की जायदाद है तो उसको डीसी वैल्यू के लिहाज से उसका 1% ट्रांसफर फीस देनी चाहिए। अगर एक बंदे की 25 लाख की वैल्यू है तो उसको उसके मुनासिब हिसाब से उसी लेवल से ट्रांसफर देनी चाहिए ना। आप ये तो नहीं है ना कि 1 अरब वाले को भी 7,000 फी मरला आप दे रहे हैं और 25 लाख वाला भी 7,000 फी मरला दे रहा है। तो डेफिनेटली प्रपोजल रेडी है, प्रपोजल सेंसिबल है। अब इसका अथॉरिटी में जाते हैं, क्या फैसला होता है क्या नहीं होता। ज़ाहिर बात है शराफिया थोड़े से परेशान तो होंगे क्योंकि उनकी अरबों की करोड़ों की जायदादें हैं, तो लेकिन जो 3 और 5 मरले वाले जो कम आमदन वाले लोग हैं छोटे इलाकों में रहने वाले, उनके लिए ऐसा कोई मसला नहीं है। उनके लिए 1 या 2,000 फीस पे था। सही। हमारी अगली खबर है जी, सेफ सिटी अथॉरिटी के 215 कैमरे अंधे ई चालान की आमदन मुतासिर। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर कैमरों से ई चालानी के लिए 355 साइट से 215 ने काम छोड़ दिया। 215 बहुत बड़ी तादाद है जी। दुरेना शहर में बहुत सारी जगहों पे ई चालान तो चले जो हो रहा था और कैमरे काम कर नहीं रहे थे। मैंने तो कल रिंग रोड से गुजरा, मैं तो उनकी हालत देख के परेशान हो गया। वहाँ पे बहुत सारे साइन बोर्ड्स भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे लिमिट्स ऑफ स्पीड और जहाँ पे वेरिएशंस आती हैं वो भी लोगों को नहीं बताया गया, और बहुत सारे बोर्ड्स उड़े हुए हैं। अब सिर्फ वहाँ पे LTV और HTV लिखा हुआ है, ऊपर कुछ पता नहीं कि वो 90 है 100 है। अच्छा, नीचे स्पीड लिमिट जी बस कुछ चक्कर ही कोई नहीं है ना। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं तो हैरान था कि लोगों को गाइड करने के साथ साथ एक तो ये इशू था कि जी कैमरे पहले काम नहीं कर रहे, चाहे वो सेफ सिटी के साथ रिंग रोड के भी सेफ सिटी से मुंसलिक हैं, चाहे वो सेफ सिटी के हैं चाहे रिंग रोड के। अब एक और भी मसला है कि लोगों को गाइड भी नहीं किया जा रहा कि उन्होंने कहाँ से कौन सी स्पीडें लेके जानी है। और आलम इनकी तवज्जो का ये है कि जहाँ पे भी कैमरे सेफ सिटी के अलावा मैनुअल मॉनिटरिंग की जा रही है तो वो कैमरे लगा के बैठे ज़रूर होते हैं, लेकिन जो बंदा पीछे बैठा होता है ना, या वो मोबाइल पे लगा होता है या वो फ़ोन पे टॉक कर रहा होता है, या वो किसी बंदे के साथ अपने वो ऑफिसर के साथ खड़ा होकर ना चाय पी रहा होता है, बोतल पी रहा होता है, और गाड़ियाँ में ना शू करके एक गुजर रही है, 2 गुजर रही है। ये वो रोज़मर्रा की बातें हैं। अब आप सिर्फ इस चीज़ को रेवेन्यू जनरेशन का लॉस में डालें कि जी कैमरे काम नहीं कर रहे। मैंने आपको 6 चीज़ें दी हैं जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू लॉस हो रहा है। आप कमज़ोर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप लोगों को प्रॉपर माइलेज पे गाइड नहीं कर रहे, उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारी के साथ एफिशिएंसी के साथ ड्यूटीज़ नहीं दे रहे। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था, मैंने रुक के वीडियोज़ बनानी थी कि कौन क्या कर रहा है। और अब ये चीजें वो है जो आप खुद जब रोड पे होते हैं एक्सपीरियंस करते हैं। क्या आप CCTV की बात करें तो कम से कम सेफ सिटी अथॉरिटी जो है ना वो आपको उल्टी चैलेंज कर देगी। वो कहेगी जी आप गलत कह रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं है। वो इसलिए करते हैं कि कोई उनके जाके सिस्टम में जाके देखे तो सही, वो आम शहरियों को ले जाके दिखाएं तो सही कि जी हमारा मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासिर आम शहरी है उनसे। और बड़े बड़े लोग जो हैं एक शानदार बड़ी सी वॉल दिखाते हैं ना, उसपे तो लगता है पूरे शहर की मॉनिटरिंग ऐसी कभी कोई हमें ऐसी खबर भी जारी करे ना जिसमें आपने रैंडम शहरियों के ग्रुप लेके गए हैं और उनको समझाया है कि जी हम आपकी गाड़ियों को किस तरह पॉइंट आउट करते हैं, आप जब लेन और लाइन में फ़र्क करते हैं तमीज़ वो किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं,
उसके बाद आप जब एक लाइन को जंप करते हैं तो हम उसको किस तरह से मॉनिटर करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ पे 50% लोगों को लाइन और लेन का फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लोगों को ये नहीं पता कि सड़क पे एक कांस्टेंट सफेद लाइन जब चल रही हो तो आप लेफ्ट से राइट नहीं हो सकते, और जब उस कांस्टेंट सफेद लाइन के अंदर ब्रेकअप आएगा तो आप लेफ्ट से राइट हो सकते हैं। भाई आप इस पे एजुकेट तो करें लोगों को, आप ला के कोई ऐसे मामला तो चलाएं ना ताकि लोगों को पता हो। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से स्कूल लेवल से ही आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं कहता हूँ इसको निसाब में आपके मैट्रिक से पहले किसी एक क्लास का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि जब बच्चा मैट्रिक पे पहुंचे, मैट्रिक क्रॉस करे और वो लाइसेंस लेने के काबिल हो जाए तो उसने निसाब में पढ़ा हो, उसने एक इम्तिहान दिया हो और उसको हर चीज का पता हो। ये चीजें हमें बस सिखाई जाती हैं जब कोई ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है, लाइसेंस बनवाने के लिए। हमारी आदत देख लीजिए, हमने एंड पे जाके कोशिश करनी है कि जौन सी राइट लेन में अगर लंबी लाइन है ना तो पीछे हमने बाईपास करके, पीछे को गाड़ी सर पे चढ़ी हुई है, आपने लेफ्ट होके ना, आपने लेफ्ट होके छोटी लाइन में घुस जाना है। उसके बाद आपने जो आगे व्हाइट लाइन हदूद बना दी है ना, आपने उसको क्रॉस करके गाड़ी आगे लगा के फिर देखना है कि मुझे कोई नोट कर रहा है, मैंने बड़ा काम किया है। हालांकि उसको ये नहीं पता कि अगर वो लॉ में देख रहे हो सेफ सिटी वाले, तो वो तो आपका कानूनन जुर्म है, आप वो ब्रेक और स्टॉप लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। हमने क्या करना है, हमने कहना जी अब येलो लाइट हो गई और दूर है, हमने कहना कि यार येलो लाइट से रेड होने से पहले भगा लो। हमने बजाय कि लोग येलो लाइट को देख के स्पीड रिड्यूस करें, हमने स्पीड तेज कर देनी है। आपको जी इतना यहाँ पे ड्राइव करना पड़ता है शहर की सड़कों पे, आपको नहीं पता कि आप सही भी राइट वे पे भी जा रहे हैं, यहाँ वहाँ से लोग इन्हीं छोटी छोटी बातों की, इन्हीं छोटी छोटी वायलेशन की जो है फायदा उठाता है सेफ सिटी अथॉरिटी और आपको भारी जुर्माने। ऐसे ही है। 10 सेकंड रह गए। थैंक यू सो मच दुर्रे ने, आप बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदीद, आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। आज का टॉपिक मुझे लगता है अहम इसलिए है कि क्योंकि वो चीज़ जो कि आपको हर जगह होती नज़र आ रही हो, वो डिस्कस करनी बनती है कि भाई क्यों हो रहा है ये, क्यों हर दूसरा बंदा यूट्यूब चैनल बना रहा है। यूट्यूब चैनल बनाने की ज़रूरत क्यों किसी को महसूस हो रही है? एक वो आम रुझान जो लोगों के जहन में है कि जी अच्छा अब इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हमने करना है। कामयाबी से यूट्यूब चैनल को आप कैसे चला सकते हैं? कामयाब यूट्यूब चैनल की ज़मानत क्या है? क्यों इतना मकबूल होता जा रहा है, मकबूल आम होता जा रहा है? हर बंदा जो अपनी जॉब के साथ यूट्यूब चैनल बना रहा है, चाहे वो कुछ उसमें कंटेंट पे काम कर रहा है नहीं कर रहा, अपनी डेली रूटीन ही दिखाई जा रहा है कि किस तरह से वो ऑफिस जा रहा है, रास्ते में कौन कौन से रास्ते से गुजर रहा है, उसके घर में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, अपनी रूटीन लाइफ को कुछ लोग दिखा रहे हैं और मकबूल होते चले जा रहे हैं। क्या कोई भी ऐसे यूट्यूब चैनल बना के मकबूल हो सकता है? और बहुत सारे लोग कहते हैं यूट्यूब चैनल बना लिया, व्यूज़ भी आने शुरू हुए, सब्सक्राइबर भी हुए, लेकिन बीच में एक ब्रेक लग गई है। तो हम आपको आज ये बताएंगे कि अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाना है तो उसकी मकबूलियत किस तरह से मुमकिन है, आपका कंटेंट कितना मैटर करता है, अच्छा यूट्यूब चैनल होता क्या है, इसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइन है, और वो लोग जो कि कहते हैं जी एक ब्रेक लग गई है उनके यूट्यूब चैनल पे, उनको क्या करना चाहिए। हमारे साथ मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बहन, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आपके वक्त के लिए मैंने यूट्यूब चैनल की बात की, माशाल्लाह आप आज से नहीं, ये तो रुझान आज आम हुआ है, आप बहुत 12 साल हो गए जी यूट्यूब चैनल माशाल्लाह से चला रहे हैं, कामयाबी से चला रहे हैं। ज़रूरत क्यों महसूस होती है यूट्यूब चैनल की? अच्छा देखिए, ये जो सवाल है ना कि यूट्यूब चैनल की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, ये हर वो शख्स जिसने यूट्यूब चैनल बनाना है, बातों से इंप्रेस होकर शायद मैं भी यूट्यूब चैनल बना लूं। फिर आप सिटी 42 पे नहीं रहेंगी। मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, मेरा अपना चैनल है, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ इस सारी टीम से। अच्छा, गुजारिश ये है कि देखें कोई भी यूट्यूब चैनल पे क्यों जा रहा है, क्यों वो यूट्यूब बना रहा है, इसका सवाल का जवाब उसको खुद ढूंढना चाहिए। ज़्यादातर जवाब क्या होते हैं, वैसे मैं वो आपको बता देता हूँ, लोग ना पैसा कमाना चाहते हैं। हाँ। आजकल इनकम बहुत बड़ा मसला है, पंजाबी में कहते हैं भूख पड़ गई है, ये बड़ा मसला है। मैंने बड़े लोगों को देखा है वो अपग्रेड नहीं हुए, बड़े बड़े लिखने वाले, बोलने वाले, रेडियो करने वाले, वो अपग्रेड नहीं हुए। जब वो अपग्रेड नहीं हुए तो आज जो कह लीजिए मॉडर्न मीडियम है, याद रखिए हमेशा मॉडर्न चीज़ों में इनकम पड़ी होती है, स्प्रेड होता है, वायरल होना, पेनिट्रेशन उन्हीं चीज़ों में होती है। मसलन आज कोई फर्ज करे रिसाले की बात करे, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे रिसाले हैं जो खुद ही छाप के खुद ही बांटते रहते हैं, ऐसे ही है, उन्हें कोई स्पॉन्सर मिला हुआ है, वो उस स्पॉन्सर की वजह से लोगों के दफ्तरों की टेबल, पुलिस वालों की टेबल पे खुद ही रिसाले पहुंचाते रहते हैं, उस रिसाले की कोई सेल नहीं है। आपने एक वर्ड यूज किया, वायरल होना, ये आजकल सब लोगों के दिमाग पे चढ़ा है। बड़ी दुनिया इनकम जनरेट करना चाहती है, वो ये सोचते हैं कि एक मोबाइल पकड़ना है, वीडियो बनानी है,
यूट्यूब पे डालनी है, मोनेटाइज होना है, पैसे आने लग पड़ेंगे। अच्छा, अब ये एक मकसद है, कईयों का मकसद फेमस होना है, कईयों का मकसद अपने आप को दिखाना है, कईयों का अच्छे मकासद में बड़ी चीज़ें हैं कि जो हमारा कंटेंट है वो फैले। कई लोगों ने कंटेंट पे बड़ी मेहनत की होती है। मसलन आप देखें ना, कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री पे, पाकिस्तान हिस्ट्री पे बड़ा काम किया है। कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने, रह जाते हैं। फैसल बड़ाई हम नाम ले लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो सुनो जानो, एक ऐसा चैनल है जो बाकायदा तौर पे मेहनत से बना हुआ है, पर्पस के साथ बना हुआ है। अच्छा, अगर आपका, ये बड़ा अहम बात आपको कहने लगा हूं, अगर आपका कंटेंट उसकी लाइफ ज्यादा है, वो आज भी जरूरत है, वो कल भी जरूरत है, वो परसों भी जरूरत है, तो वो यूट्यूब पे जाने के बाद तादेर आपको पे करता रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे बड़े लोग कहते हैं कि शाह साहब आपका इतना व्यूड नहीं है, लेकिन उसमें टोटल व्यूड ज्यादा है। यानी अगर पूरे आज की वीडियो को देखें तो मुमकिन है वो 40,000 देखी गई हो, लेकिन अगर आप चैनल का मंथली व्यूड देखें तो वो करोड़ों में कैसे होता है, लाखों में कैसे होता है। मैं कहता हूँ उसकी वजह ये है, जो पुरानी वीडियोस 5 साल पहले थी, 4 साल पहले थी, 3 साल पहले थी, वो वक्त के साथ साथ लोगों को सामने आती हैं, उन्हें जरूरत महसूस होती है, वो देखने लग पड़ते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपका कंटेंट रिलेट कितना करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक ऐसे सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं जो किसी की जरूरत ही नहीं है। फर्ज करें आप हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, और हिस्ट्री के भी फर्ज कीजिए कि आप हिस्ट्री में पुरानी मसाजिद पे काम कर रहे हैं, तो वो वही देखेगा जिसको वो जरूरत है। जो जिसकी जरूरत नहीं है, जिसका उससे कंसर्न नहीं है, जिसकी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं देखेगा। अब देखिए ना, किसी जमाने में, पुराने वक्तों में 20-25 साल पहले टीवी की स्क्रीन पे सिर्फ पीटीवी होता था, एसटीएन होता था, और तो कुछ नहीं होता था। ठीक है जी, नया नया एटीवी आया था, मुझे याद है। उसके बाद चैनल्स की भरमार आ गई, रिमोट कंट्रोल पकड़ा है आपके टीवी की स्क्रीन पे, 70 टीवी चैनल्स हैं इस वक्त, आप शिफ्ट करें जो मर्जी सुने। यूट्यूब उससे बड़ी ऑप्शन देता है, करोड़ों वीडियोस हैं, हर जुबान में है, फिर उसके बाद शॉर्ट वीडियोस हैं, लेंथी वीडियोस हैं, मूवीज पड़ी हुई हैं, गाने पड़े हुए हैं, इतना बड़ा डाटा बैंक वहां पर पड़ा हुआ है। तो आप उस कंपटीशन में आ गए। आपने सबसे पहले तो देखा कि मैं अपने कंटेंट पे काम करते हुए जगह कैसे बनाऊं, फिर आपने ये देखना है कि ये इस फील्ड में पहले से कौन से लोग काम कर रहे हैं, उनकी निश क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके पास ऐसा क्या गैर मामूली है जो जिसकी वजह से वो देखे सुने जाते हैं, क्या वजह है कि उनके पास ट्रैफिक है। अच्छा, फिर एक बड़ा ऑब्वियस ट्रेंड है, ये वैसे कह लीजिए ऐसे चलाने का तरीका तो यही है ये जाके मैं इसके खिलाफ हूँ। करंट इश्यूज पकड़ लें। आज बच्ची बाजियाब नहीं हुई, हाई कोर्ट ने ये कह दिया है, बारिश आज बहुत होनी है। मुझे चंद दिन पहले ना घर पे एक मेहमान आए हुए थे कसूर से, तो उन्होंने बताया कि देखिए जी कसूर में ना सड़कों पे पानी आ गया है, और ये दीवार गिर गई है, गाड़ियाँ गिर गई हैं, और ये बाज़ारों में पानी, मोटरसाइकिलें तैर रही हैं। मैंने कहा ये अगर मैं यूट्यूबर की आंख से देखूँ ना तो 1 लाख रुपया बनता है उन्होंने कहा जी क्या मतलब? मैंने कहा मैंने फ़कत एक थंबनेल बनाना, इन 2 वीडियो से कसूर डूब गया। ठीक है जी, और मोटरसाइकिलें तैर गई हैं, और इतनी गाड़ियां तबाह हो गई हैं, उसकी तादाद थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के फिर थंबनेल बनाते हैं डिस्ट्रक्शन की खौफनाक सी। ठीक है जी, मतलब डर वाली है तो ड्रोनी तरीन तस्वीर होगी, अगर डिस्ट्रक्शन है तो फिर शदीद वो होगी। अब आमिर लियाकत साहब अल्लाह गरीक रहमत करे, उनके वो इंतकाल के बाद उनके पोस्टमार्टम का एक इशू चल पड़ा। लोगों ने ऐसी ऐसी तस्वीरें ढूंढ ढूंढ के लगाई जिससे लगा पोस्टमार्टम हो चुका है। ये थंबनेल भी बहुत बड़ी साइंस है। अब होता क्या है कि लोग, आपने ये गुड सिखा दिया, थंबनेल जान डाल देता है आपकी स्टोरी में। लेकिन देखिए वो जान तो डालता है, उसके बाद फिर क्या होता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कई चैनल्स ऐसे हैं जिनके थंबनेल बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, अंदर कुछ नहीं होता। कुछ ही अरसे के बाद लोग उस तरफ जाते हैं, उन्हें पता लगता है इसमें है तो कुछ नहीं, या उन्हें पता लगता है झूठा है, ये फेक है, ये थंबनेल ऐसा बनाता है, और उसके बाद अंदर जब वो जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता। अल्टीमेट वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेटिंग फिर नीचे चली जाती है, उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं, सच बोलें, जो थंबनेल पे है वो वाकई उस वीडियो के अंदर भी हो और मेहनत की हो, फिर आप खुदा के लिए कुछ, मैं एक एंकर का नाम नहीं लेता, हमारे पुराने एनालिस्ट हैं, कुछ शायद समझ भी जाएं लोग, वो हमेशा मनफी बात करते हैं। पाकिस्तान के टुकड़े हो गए हैं, कीमा निकल गया है, हड्डियों से मिख निकल रही है, इस तरह के डायलॉग्स बोलते हैं। अब एक बात याद रखिए, इधर ना उम्मीदी बेचना बड़ा आसान है, खौफ बेचना बड़ा आसान है, ठीक है, सनसनी बेचना बड़ा आसान है। यार कमाल ये है, मुस्बत बात करके चले ना आगे, तरफ लेकर आए। हमें लोग, मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है, मैं कहता हूँ मैं मुस्बत बात कर रहा हूँ, मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूँ, खैर की बात कर रहा हूँ, खैर के कितने पहलू हैं, मैं उनकी निशानदेही कर रहा हूँ, और मैं मनफी बात को मानता हूँ, मसलों को जानता हूँ, लेकिन ये नहीं कर रहा कि बढ़ा चढ़ा के मैं बयान करूँ। बिल्कुल ऐसे। कासिम अली शाह साहब, मुझे ये बताइएगा, कोई टाइम मैटर करता है कि आपने एक वीडियो इस टाइम पे अपलोड किया? क्योंकि हमने कामयाबी से यूट्यूब चैनल कौन लोग चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, उनके पीछे क्या उनकी साइकी है, किस तरह से वो मैनेज करते हैं अपना यूट्यूब चैनल,
वीडियोस कितनी देर बाद अपलोड करनी है, कंटेंट क्या होना चाहिए, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, आपकी ऑडियंस किस टाइम एक्टिव है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती देखिए हैं। बड़ी कुछ तो बेसिक बात है, बिल्कुल टीवी की तरह ही है। जैसे देखिए सिटी 42 है तो ऑब्वियस है 11 बजे हैं तो सबको पता है कि खबरें आनी है, 11:30 है तो ब्रेकिंग न्यूज़ आनी है। आप अब थोड़ी देर बाद अचानक अन्ना ने कहना कि एक खबर आ गई है, ये क्योंकि न्यूज़ का चैनल है बेसिकली, ये यानी देखने वाले को पता लग जाता है कि ये मैं न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ तो ये ऐसा होगा, या अगर फर्ज करें ड्रामे का चैनल देख रहा हूँ तो ऐसा होगा। जो आपका यूट्यूब चैनल है वो भी एक चैनल की तरह ही है ना, आप उसे यूट्यूब चैनल कह रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी ऑडियंस को क्या आदत डालना चाह रहे हैं? क्या आप डेली वीडियो डाल के फिर ये मैनेज कर सकते हैं कि डेली वीडियो डालें? क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आप डेली वीडियो को कंटेंट मैनेज कर सकें? क्या आप उसको टेक्निकली मैनेज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं डेली करें। लेकिन वैसे मैं पर्सनली बाज़ों का डाटा ज़्यादा होता तो मैं डेली पे चल जाता हूँ, लेकिन अमूमन मैं हफ्ते में 3 वीडियोस डालता हूँ। मैं हफ्ते में 3, जो बेहतरीन टाइम है, याद रखें ऑफिस के टाइम पे लोग नहीं देख सकते, हमें मानना पड़ेगा बड़ी दुनिया ऐसी है जिनके लिए डे टाइम ऑक्युपाइड है, बिल्कुल ऐसे। वो डे टाइम पे यूट्यूब को कम इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब के ट्रेंड्स ये बताते हैं, क्योंकि डाटा मिल जाता है ना, आपको पता लगता है कि इस टाइम ज़्यादा देखा जाता है। तो मैं तो अपनी वीडियो 5 बजे अपलोड करता हूँ, ठीक है। कई लोग 7 बजे करते हैं, कई लोग 8 बजे कैसे करते लेके हैं। आई जा सकती है? थंबनेल के अलावा क्या एडिटिंग बहुत मैटर करती है? लोग कुछ वर्ड्स ऐसे यूज कर, अट्रैक्शन हमने चैनल में अपने देखिए लेकर सब चीज़ों से अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन सारे मसालों का नाम है। ठीक है। आपका थंबनेल भी मैटर करता है, आपके फर्स्ट फ्यू सेकंड्स बड़े मैटर करते हैं, आप उसमें क्या नया लेकर आ रहे हैं वो मैटर करता है, आप उसमें उन्हें अट्रैक्ट कैसे करते हैं ये मैटर करता है, आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी अच्छी है मैटर करता है, आपने एडिटिंग कितनी अच्छी की है मैटर करता है, आपकी एंगलिंग जो है, कैमरे की एंगलिंग की बात करूं, एंगल कैसे है वो मैटर करता है, लाइट मैटर करता है, सब यानी कुछ मैटर आपको करता पूरी है। टीम रखनी पड़ती है इसके लिए। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप हम टीवी शुरू करने से पहले डिस्कस जो कर रहे थे, सम टाइम को क्लिक कर जाता है और उसमें कुछ भी नहीं मैटर कर रहा भी नहीं होता, मैटर यानी इसमें कोई अल्लाह का करम और फजल होता है कि जस्ट एक मोबाइल पकड़ा है और उस वक्त आपने एक डायलॉग ऐसा बोला है कि वो आपके लिए कामयाबी के सारे रास्ते खुल गए। ये कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, और ये हर किसी के साथ भी नहीं होता नहीं होता हर किसी के साथ। मैं बड़ी बातें यहाँ पर बीइंग एक उस्ताद, एक ट्रेनर, एक स्पीकर के तौर पे आपको कह रहा हूँ, बड़ी बातों के फार्मूले होते ही नहीं है। मसलन फजल को फार्मूले में नहीं डाला जा सकता, करम को, रहमत का, उसका कोई फार्मूला नहीं बनाया जा सकता। हाँ, करीब करीब बात की जा सकती है कि अगर आप इंसानों पे मेहरबान है तो अल्लाह पे मेहरबान होता है और उसकी तस्दीक हो जाती है हदीस से, ठीक है जी। लेकिन आप कहें कि जी मैंने आज मेहरबानी की है, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो भाई आप में असल में एम्पैथी नहीं है। इसी तरह आप अगर क्लिक करने की बात करें तो कई लोगों की अल्लाह ताला की करम नवाजी है, तो वो फंबल भी करते हैं, उनकी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं है, फिर भी उनका इतना फॉलोअर है, उनको सुना जाता है। कईयों की उर्दू जो है वो दहलवी है और उनका जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन शेक्सपियर के लेवल का है और उनका जो कंटेंट और जुमला साजी है वो कमाल की है, लेकिन कोई नहीं सुनता उनको। सो ये आप याद रखिए कि कोई ना कोई ऐसा, वो किसी ने बड़े अच्छे किसी राइटर ने कहा कि आप सारे मसाले पूरे करके सब चीज़ें मुकम्मल करके बैठ जाते हैं, उसके बाद उधर से कोई कर्म होना होता है, वो कर्म होता है तो फिर सिलसिले चल पड़ते हैं। बाकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, देखिए इसके जरिए बड़े खैर के काम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये मैं अगर ये नहीं कहूँगा तो ये प्रोग्राम अधूरा है। यूट्यूब के जरिए बड़ा कुछ आप सिखा सकते हैं, बशर्ते आपको आता हो। बिल्कुल। अगर आपको आता है तो फिर आप अपने यूट्यूब चैनल के जरिए, मसलन एक साहब हैं वो खाना पकाना सिखाते हैं, आधी दुनिया तो देखा देखी शुरू कर देती है। देखा देखी तो सनसनी फैलाएगी ना, खौफ फैलाएगी। देखिए मनफी खबरें तो सड़क पे मौजूद हैं, ढेर सारी मौजूद है, ठीक है जी। तो आप उसकी वो एंगलिंग करेंगे खबरों की, थंबनेल बनाएंगे और अपलोड करना शुरू कर देंगे। लेकिन कमाल ये कि आप मेहनत करें, आप कंटेंट पे मेहनत करें, आप स्ट्रगल करें। लोगों ने देखें फूड के बड़े बड़े अच्छे चैनल्स बने हुए हैं, लोगों के जो यूट्यूब चैनल्स हैं मैंने देखा है ट्रैवलॉग्स बड़े शानदार हैं। मैं खुद ना, मैं महीने में 1-2 सफ़र ज़रूर करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, मेरी उसमें बुनियादी कोई को मेरे बाद जाने वाले के लिए आसानी हो, फिर मैं उसमें लिटरेचर का एंगल भी रखता हूँ, मैं रोमांस का एंगल भी रखता हूँ, म्यूज़िक का एंगल भी रखता हूँ। उस पर मैं प्रोडक्शन पहले तो मैं खुद ही कर लेता था, या एक आधा कैम, अब मैं प्रोफेशनल ले जाता हूँ कि जब मैंने कश्मीर जाना है या मैंने खुशाब जाना है या मैंने चकवाल जाना है या मैंने कहीं ट्रैवल करना है, तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से, अब मेरे रेडी पड़े हैं 2 मैंने ट्रैवलॉग्स अपलोड करने हैं कमिंग डेज़ में, एक इराक का करना है और एक मेरा जो है ना वो ट्रैवलॉग जो है वो बूरबन का रेडी है, तो वो कमिंग डेज़ में वो आ जाने हैं। तो उस बुनियादी मकसद तो ये होता है कि लोग सैर व तफरीह की तरफ कायल हों, वो सफ़र करें। अब मैंने ना एक दफ़ा कलर का हार पे किया, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो कलर का हार पे मैंने जब वो सारा अपना ट्रैवल किया, वो लाखों लोगों ने सुना जी। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम गया ना, तो वो जो पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट की टीम थी, उन्होंने मुझे कहा सर इतनी ट्रैफिक आई है आपकी वजह से। तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि चलें कोई खैर ही हुई ना। आपके काम से अगर खैर फैलती है, आप किसी को आसानी देते हैं,
आप बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं। आपके काम से खुदा न खास्ता किसी का खौफ बढ़ता है, खदशा बढ़ता है, आपकी इनकम भी हलाल नहीं है। बिल्कुल देखें, किसी खौफ दे के आपने एक पैसा भी कमाया ना, वो पैसा कहीं ना कहीं निकल जाना है। वो बीमारी में निकले, वो किसी खदशे में निकले, वो किसी प्रॉब्लम में निकले। आप इसमें भी हलाल हराम की तमीज़ होनी चाहिए। ये नहीं है कि डॉलर्स में आ रहे हैं तो हलाल है। आपकी नीयत क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप किस लिए कर रहे हैं और आपका मोटिव क्या है, ये बड़ा वेल डिफाइन होना। और ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ यूट्यूब चैनल के लिए नहीं, बल्कि आप ज़िंदगी में कोई काम कर रहे हैं, अपना मकसद, अपनी नीयत साफ रखेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ही ज़मानत होगी, कामयाबी ही आपकी राह में आएगी। किसी का बुरा करने से, किसी की टांग खींचने से कभी कामयाबी नहीं होती। अगर हो भी जाती है बहुत कम वक्त के लिए वो काम। इस साथ साथ नाज़रीन, खुशगवार मौसम में हम जहां पर आपको बताते हैं कि आपने मौसम को एंजॉय करना है, वहीं पे कुछ एहतियात है मानसून की मौसम की। वैसे तो आजकल आप टेलीफोन किसी को करें तो वो पूरी एहतियात आपको बता देते हैं। इसके साथ साथ ज़रूरी बहुत चीज़ है, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं एहतियात के साथ ड्राइव करें। बिजली की जितने भी आपके घर में चीज़ें हैं, अगर मुसलसल बारिश हो रही है तो बिजली की जितनी भी तनसीबात हैं उनको हाथ लगाने से पहले ये देख लें कि वो बिल्कुल ड्राई है। बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें और अपने साथ साथ दूसरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। डेंगू और कोविड से दोनों से महफूज रह के घर में प्लीज़ बारिश की सूरत में कहीं पर भी पानी जमा मत होने दें अगर आप डेंगू से महफूज रहना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।